हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया वो थोड़ा अलग फॉर्मेट पे था। आपने देखा होगा वो किस तरीके का था। मेरा फ़ोटो नीचे आ रहा था और फिर मैं क्वेश्चन कर रहा था। वो उसमें क्वेश्चन 3 ही हो पाए और आधे घंटे का समय लग गया। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का वो वीडियो था। तो मैं ये सोचा कि जिस पैटर्न पे मैंने आरपीएससी के वीडियो बनाए हैं उसी पैटर्न के ऊपर अपन फाउंडेशन वाला पार्ट भी करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन साइड में दिखते जाएंगे, हर एक क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई देगा और हम फिर उसको सॉल्यूशन करते जाएंगे। ठीक है, तो आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन यहाँ पर दिखते जाएंगे और उसका सॉल्यूशन हम इस तरफ करते जाएंगे। इससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो बच्चे मेरे को नहीं जानते हैं। मेरा नाम प्रशांत माहेश्वरी है और ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो चुके हैं मुझे फिज़िक्स पढ़ाते हुए। अब कुछ सोचा कि कुछ नया करते हैं। नया तो क्या, सभी ने ये बता रखा होगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बच्चे आरबीएससी पढ़ रहे हैं या फिर अदर स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हैं वो कम से कम थोड़ा सा लेवल अप उठ करके सोचें और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंग्लिश के अंदर वो क्वेश्चंस होंगे, उनको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कैसा आता है और आपको उसे किस तरीके से करना है, क्योंकि चीज़ें आपने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ रखी है बोर्ड के अंदर। आपको सिर्फ और सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलेबोरेट करना है, थोड़ा सा उसे विस्तार से सोचना है कि ऐसा भी काम हो सकता है। ठीक है ये बात। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल प्रिज्म। देखिए क्या बोल रहा है कि एक लाइट रे है बच्चों, है ना, और वो लाइट रे जो है इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट मतलब आपतित हो रही है किसके ऊपर, इक्विलैटरल प्रिज्म के ऊपर। इक्विलैटरल प्रिज्म का मतलब क्या होता है वो समझिए। एक ऐसा प्रिज्म जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों। अरे इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होता क्या, तो प्रिज्म में हम वही ट्रायंगल बनाएंगे। इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु होता है जिसकी सारी भुजाएं समान हो। तो फिर हर एक कोण 60 डिग्री का हो जाएगा क्या, ये सारे कोण 60 डिग्री के हो गए। ठीक है, तो कोई लाइट रे जो है वो किसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ऐसा वो बता रहा है। ठीक है, और इक्विलैटरल है तो ये कोण जो है, ये एंगल जो है that is 60। ठीक है, ऑल राइट। एट ग्रेजिंग इंसिडेंस, कैसे एंगल के ऊपर वो इंसिडेंट हो रही है, ग्रेजिंग इंसिडेंट। देखो ये वर्ड नया है, आप इससे पहले इस वर्ड को कभी नहीं सुनेंगे। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज, ग्रेजिंग मतलब चरना, एक तरीके का ग्रेज करना। ठीक है, तो लाइट ऐसे आ रही है कि सरफेस के ऊपर ग्रेज करती हुई आए, ऐसा यूं। तो ये ऐसे आनी चाहिए यूं। ठीक है, यूं आ रही है लाइट रे, यूं ऐसा। ठीक है, ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होता है एक्चुअली में परपेंडिकुलर इंसिडेंस, 90 डिग्री के साथ में इंसिडेंस, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। अब 90 कैसा होगा, तो मैं बोलूं कि इसका ये पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट के ऊपर सबसे पहले अपन को क्या डालना है, एक नॉर्मल खींचना है। जैसे ही मैंने ये नॉर्मल खींचा तो इस नॉर्मल से 90 डिग्री क्या होगा, तो नॉर्मल तो खुद सरफेस के ऊपर 90 डिग्री होता है, ये तो पता है। मतलब सरफेस और नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अभिलंब बच्चों, है ना, इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो एंगल इंसिडेंट 90 डिग्री कब होगा, जब लाइट रे जो है वो प्रिज्म की साइड पर ही आए, तभी ये वाला एंगल जो है, एंगल आई जो है वो कितना डिग्री होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री वो बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, इमर्जेस, इमर्जेस मतलब बाहर निकल रही है, इमर्ज करना मतलब बाहर निकलना। ठीक है, इमर्जेस फ्रॉम द प्रिज्म, प्रिज्म से बाहर निकलती है एट ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग इमर्जेंस का मतलब 90 डिग्री बनाते हुए ही, मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस भी 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल ऑफ इमर्जेंस मतलब निर्गत कोण का मान भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब ये आई समझना, ये ऐसा रिफ्लेक्ट हुई और यहां पर मैं नॉर्मल बनाता हूं। ठीक, तो अब ये 90 डिग्री बनाते हुए जानी चाहिए। तो इमर्जेंस एंगल 90 डिग्री कब होगा, मतलब ई की वैल्यू 90 डिग्री कब होगी, जब ये ऐसे ही जाए, क्योंकि सरफेस के साथ में 90 डिग्री बनाती। तो लाइट रे ऐसी आनी चाहिए और ऐसी ही जानी चाहिए, 90 डिग्री बनाते हुए आए और 90 डिग्री बनाते हुए जाए। ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है। ओके, इमर्जेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज, इसका प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बना लो।
मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान ले, ठीक है। तो आपको ये पूछ रहा है कि ये μ21 कैलकुलेट करना है, देखा जाए तो आपको या तो μ2 या μ21, क्योंकि हम इसको एयर मान करके चलेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कैलकुलेट करना है, ऐसा क्वेश्चन आया है। अब इस चीज को जब हम समझते हैं बच्चों, तो हमें एक पार्ट पता होना चाहिए। देखो I इज इक्वल्स टू E बोल रहा है, ठीक। तो हमें पता है कि I इज इक्वल्स टू E है। ये कौन सी कंडीशन है बच्चों? तो हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन की। किसकी बच्चों? मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या होता है? न्यूनतम विचलन, ठीक है। न्यूनतम विचलन की अवस्था है। न्यूनतम विचलन की अवस्था में अपन ने दो इक्वेशन लिखी थी, अगर आप लोगों को याद हो। क्या क्या इक्वेशन लिखी थी वो समझिए। एक इक्वेशन तो हमने ये लिखी थी कि जो R होता है वो तो होता है a/2, ठीक है, और जो I होता है वो होता है डेल m प्लस a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऐसा। लेकिन I तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। I में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, I दिया हुआ है। R की वैल्यू मेरे को पता है। बताओ भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का निकाल सकता हूं क्या? एयर टू प्रिज्म क्या होगा भाई? स्नेल्स लॉ लगाओ। μ21 इज इक्वल्स टू क्या? साइन I डिवाइडेड बाय साइन R, यही होता है। साइन I की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितना? साइन 90। साइन R देखो a/2, A प्रिज्म एंगल होता है, कितना है? 60 डिग्री। तो 60 में 2 का डिवाइड दोगे कितना आएगा बच्चों? 30 डिग्री आएगा, नहीं आएगा? तो मैं यहाँ पे साइन 30 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना। चलिए, साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1। साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2। मैंने तो यही याद की थी, ठीक है। चलो, तो 2 क्या हो गया? ऊपर चला गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया क्या प्रिज्म का कितना है? कितना? 2 आएगा। आपको दिख रहा होगा कितना? 4th वाला जो ऑप्शन है 2, दैट इज द करेक्ट वन। डन हो गया, ये समझ में आया? तो ये चीज आपने पढ़ रखी है, ऐसा तो था नहीं कि नहीं पढ़ी, ये भी पढ़ रखा है। बस हमें ये देखना था कि ग्रेजिंग इंसिडेंस और ग्रेजिंग इमरजेंस क्या होता है, ठीक है। यही एक वर्ड जो था वो अलग था, ठीक है। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये उतारे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। ये डन हो गया? ओके, हाँ भाई, अपने दोस्तों को भी बता दो बच्चों, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें कि अदर क्वेश्चंस भी इस चैनल पर अब अपलोड होने लग गए हैं, शायद किसी को फ़ायदा मिल जाए, ठीक है। ऑलराइट, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। देखो, एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष बच्चों, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बता रखा है अपवर्तनांक होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, ग्लास तो हो गया कांच, और वाटर आपको पता है पानी होता है। वो बोल रहा है कि कांच का और पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो दिया हुआ है, देखो तो हमने लिख दिया कि निरपेक्ष अपवर्तनांक ग्लास का किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष या वैक्यूम के सापेक्ष। और निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका? पानी का किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। ग्लास का कितना होता है? 3/2, और इतना ही दिया हुआ है। वाटर का कितना? 4/3, यही दिया हुआ है, 1.33 एंड 1.5, ठीक है। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर। वेलोसिटी ऑफ लाइट का रेशियो, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ग्लास, और फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू वाटर। ये रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, निकाला जा सकता है, आपको पता है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने वैसे करवा रखा है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा था। देखिए ये क्या बताता है मेरे को, तो मैं बोलता हूं कि जब मैं ये ग्लास लिखता हूं ना μg, तो मेरे को ये पता चलता है कि ये c डिवाइडेड बाय vg है, या c डिवाइडेड बाय v होता है। यहाँ पे g लिख रखा है तो यहाँ पे मैंने भी ग्लास में लिख लिया, ठीक है। और जब मैं लिखता हूँ क्या? म्यू वाटर, या फिर यहाँ पे एयर लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c डिवाइडेड बाय v वाटर, ऐसा ही होगा बच्चों। चलिए, अब मेरे को क्या निकालना है? vg डिवाइडेड बाय vw निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे? इसमें इसका डिवाइड दे देंगे। चलिए, हमने क्या किया? म्यू वाटर में डिवाइड दिया म्यू किसका? ग्लास का। म्यू वाटर कितना? c डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इनटू वाटर, और c डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू ग्लास।
सी से सी तो कैंसिल, ये क्या हो जाएगा Vg डिवाइडेड बाय Vw, मैथमेटिक्स तो पता है ना, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे रहेगा, दैट इज म्यू W डिवाइडेड बाय म्यू जी। ठीक है, अब ये गौर करो बच्चों, क्या पता चल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा ही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो अनुपात है ना, रेशो है, वो क्या होगा, वेलोसिटी के रेशो के इनवर्स में होगा। देखो म्यू डब्ल्यू यहाँ पर है तो वी डब्ल्यू नीचे आ रहा है, म्यू जी नीचे है तो वी जी ऊपर आ रहा है ना, इनवर्स में चलता है। चलिए हमें ये निकालना है, तो वैल्यू पुट करो इसकी, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी 4/3 और म्यू जी की वैल्यू कितनी 3/2। 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8 और 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8/9। पता चल गया क्या, मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन मिल जाना चाहिए। ठीक है, क्या है भाई 8:9, थर्ड वन है ना, थर्ड वन इज द ऑप्शन। पता चल गया, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। और ये सारे सवाल जो हम करेंगे बच्चों, ये 12th में आपने पढ़ रखे हैं, बस थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा और हमारे सारे क्वेश्चन होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस नीट और आईआईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, सवाल पता चल रहा है, अच्छा सवाल है बच्चों, और मैंने स्पेशल केसेस में करवा रखा है इस तरीके का क्वेश्चन। चलिए क्या बोल रहा है देखो, समझते हैं। अ थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब हो गया बच्चों, कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल और इक्वी का मतलब हो गया दोनों तरफ से उत्तल, मतलब उभयोत्तल। ठीक है, अ थिन उभयोत्तल लेंस ऑफ पावर P इज कट इनटू 3 पार्ट्स A, B एंड C। एक उभय उत्तल लेंस है बच्चों, ठीक है, और इस उभय उत्तल लेंस की पावर कितनी है P, और अगर मैं इसका फोकल लेंथ f मानूं तो P इज टू क्या होगा 1/f होगा। ये तो क्लियर है, जब ये ऐसा कैसा था। अब बोल रहा है कि इसे 3 भागों में काट दिया गया है, 3 भागों में, देखो उस तरफ भी आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसे 3 भागों में काटूं, जैसा सवाल बोल रहा है ऐसा, इस तरीके से इसे 3 भागों में काट दिया गया है। अगर इसे 3 भागों में काट दिया गया है तो बोल रहा है कि पहला पार्ट देखो A, B और C, ऊपर वाला A है, ये वाला B है और ये वाला C है, ऐसा ही बोल रहा है। तो इस A भाग के लिए पावर उन्होंने लिख रखी है P1, B भाग के लिए पावर लिख रखी है P2 और C भाग के लिए पावर लिख रखी है P3। इस तरीके का सवाल मेरे को दिखाई दे रहा है। इफ P1, P2 and P3 are the power of 3 parts respectively, then तब आपको बताना है कि P1, P2 और P3 में क्या रिलेशनशिप है। चलिए बेसिक समझना चालू करते हैं। तो हमें ये पता है बच्चों, समझना, सबसे पहले मैं ऐसा काट रहा हूं, जब भी किसी लेंस को क्षैतिजते 2 भागों में, क्षैतिजते मतलब हॉरिजॉन्टली है ना, क्षैतिज को क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टली अगर 2 भाग में डिवाइड करोगे तो उसकी फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ऊपर वाले भाग की फोकल लेंथ भी इतनी है, नीचे वाले भाग की भी फोकल लेंथ नहीं, समझते जाना। ठीक है, तो हमने बोला इस भाग की फोकल लेंथ f है और इस भाग की भी फोकल लेंथ f ही है। ठीक है, तो ऊपर वाला भाग तो आ गया क्या, A वाला भाग, A वाले भाग की फोकल लेंथ f है, तो इसके लिए P1 की वैल्यू कितनी हो गई 1/f हो गई। डन हो गया। चलिए, जब किसी लेंस को ऊर्ध्वतः काट दिया जाता है ऐसा, तो ये तो नीचे से ही ऊर्ध्वतः काटा गया, तो उस ऊर्ध्वतः कटे हुए भागों की फोकस दूरी प्रारंभ की दुगनी हो जाती है। मतलब इसकी फोकस दूरी कितनी 2f, और ये जो छोटा सा भाग इधर वाला दिख रहा है इसकी भी फोकस दूरी कितनी हो गई 2f हो गई। कब, जब उसे ऊर्ध्वतः वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट्स में काट दिया जाता है तो फोकस दूरी प्रारंभ की दुगनी हो जाती है। प्रारंभ में f थी नीचे वाले भाग की, अब प्रारंभ की दुगनी मतलब 2f हो गई। तो इस P2 वाले भाग की फोकस दूरी 2f, तो P2 क्या हो जाएगा, तो हमने बोला 1/2f। P3 की भी 2f है, तो इसके लिए लेंस की शक्ति कितनी हो जाएगी 1/2f हो जाएगी।
ठीक, तो ऊपर वाले भाग की शक्ति 1/f, नीचे वाले दोनों भागों की शक्तियां बराबर हैं 1/2f। तो हमें ये तो पता चल गया कि P2 की वैल्यू किसके बराबर है, P3 के। ये डन है। चलिए अब इसमें कंपेयर करो P1 और P2 में कि P1 ज्यादा है या P2 ज्यादा है। वैसे तो देखते ही पता चल जाना चाहिए, ध्यान में रखो दोनों के अंश समान है। अंश मतलब न्यूमरेटर है ना, अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और अगर हर को आप देखोगे तो हर अलग अलग है, तो जिसका हर ज्यादा होगा वो वैल्यू कम होगी। हर मतलब होता है डिनोमिनेटर बच्चों, ठीक है। तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो वैल्यू कम होगी। तो इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसका हर ज्यादा है P2 का, इसका मतलब P2 कम है किससे, P1 से। तो मेरे को ये पता चल गया कि P2 कम है किससे, P1 से। इसका मतलब P3 भी कम होगा किससे, P1 से, क्योंकि P2 और P3 तो बराबर थे, है ना। चलिए तो अब यहां से हमें क्या पता चला, समझिए कि P1 जो है वो सबसे ज्यादा है किससे, P2 से, और P2 और P3 एक दूसरे के क्या हैं, बराबर। ये पता चल रहा है, ठीक। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, पहला ऑप्शन P1 बराबर P2 बराबर P3, हटाओ भाई, गलत है। P1 ज्यादा है P2 से, P1 ज्यादा है P2 से, हमने भी ऐसा ही लिखा है। और P2 और P3 बराबर है दूसरे ऑप्शन में, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन ऐसा ही है, बस लिखने का तरीका उन्होंने क्या लिखा है, P1 P2 P3, ऐसा। P1 इज ग्रेटर देन P2 दैट इज इक्वल्स टू P3, ठीक है, ऐसा लिख रखा है। हमने भी तो ऐसे लिख रखा है, क्रम चेंज कर दो, ठीक। तीसरा वाला ऑप्शन देखो, तीसरे में P1 इज लेसर देन P2, नहीं भाई नहीं है, P1 की वैल्यू लेस थोड़ी है, P1 की तो ज्यादा है, तीसरा तो गलत था। फोर्थ वन P2 और P3 बराबर है, बिल्कुल ठीक बात है, और 2 P1 के बराबर है, गौर करो। नहीं भाई, इस हिसाब से तो P3 ज्यादा हो जाएगा और P1 कम हो जाएगा, नहीं गलत हो गया फोर्थ भी, अगर आप कंपेयर करोगे तो। ये कुछ ऐसा है कि P1 इज ट्वाइस ऑफ P3, है ना, P1 इज ट्वाइस ऑफ P3 एंड P1 इज ट्वाइस ऑफ P2 ऑल्सो। ये अगर आप देखोगे तो, करके देख लो ना भाई। P1 और P2 में रिलेशनशिप देखूं तो मैं क्या लिखूंगा, ये 1/f की जगह P1 लिख दूं, 1/f की जगह P1 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा P1 और उसमें डिवाइड किया 2 का, इज इक्वल्स टू क्या, P2। इसका मतलब P1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ P2, है ना। वहां पे गलत दे रखा है फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला भी गलत हुआ। आंसर कौन सा है, सेकंड वाला है बच्चों, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आया, डन हुआ। ओके नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ये डन हुआ ना बच्चों, ओके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखे बच्चों। ये सवाल अच्छा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर है ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है, अ लाइट बीम कंटेनिंग रेड येलो एंड ब्लू कलर फॉल ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एयर एज शोन। देखो अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ तो ये क्या बोल रहा है कि एक ग्लास एयर इंटरफेस है। ग्लास एयर मतलब पहला मीडियम ग्लास है, दूसरा मीडियम एयर है ना। ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम, मतलब ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। और एक लाइट रे जिसमें 3 कलर हैं, कौन कौन से, रेड येलो और ब्लू। वो इंसिडेंट हो रही है किसी पर्टिकुलर एंगल से, लेट सपोज करो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस x है, ठीक है। तो इससे वो लाइट रे सॉलिड मतलब डेंसर मीडियम में, सघन माध्यम के अंदर आपतित हुई, और बोल रहा है इफ द येलो लाइट इज जस्ट टोटली TIR, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, मतलब येलो लाइट का क्या हो गया बच्चों, TIR हो गया, और वो 90 डिग्री पे मूव कर गई, ठीक। तो ये येलो लाइट थी जो ऐसे जा रही है। तो क्या बोल रहा है, देन इमर्जेंट रे, बाहर निकलने वाली रे, इन एयर कंटेन्स। तो जो एयर में जो रे जाएगी, किस में से बच्चों आपको चूज करनी है, रेड येलो और ब्लू में से आपको वो रे चूज करनी है, रेड या ब्लू में से, जो कि किस में जाए, एयर में जाए, ग्लास में ना जाए, ठीक है। तो सबसे पहले TIR का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, देखो कॉन्सेप्ट समझिए। ये बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम में इज इक्वल्स टू होता है 1/sin
IC, ठीक, यही होता है ना, साइन IC होता है। चलिए, तो इतना पता चल गया कि येलो कलर के लिए IC की वैल्यू कितनी है, x है, ये क्लियर हो गया है, ठीक है। और अगर x से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो फिर येलो तो अंदर ही आ जाएगा, येलो की ही बात करें तो, ठीक। अब अदर कलर के लिए भी, अब समझना, अदर कलर कौन से, रेड के लिए और ब्लू के लिए, ठीक। ये जो वैल्यू है किसकी, एंगल ऑफ इंसिडेंस की, x से कम या x के बराबर ही होनी चाहिए, तभी जाके उनका क्या होगा, TIR होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस उनका ज्यादा हो तो फिर उनका TIR नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, वो अंदर नहीं आएंगी। तो ये बात ध्यान में रखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो फिक्स हो गया, ठीक। अब आपको इन दोनों के लिए क्रिटिकल एंगल देखना है कि क्रिटिकल एंगल किसका ज्यादा है, किसका कम है। जिसका क्रिटिकल एंगल कम है वो तो अंदर आएगी, जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है x से, वो एयर में चली जाएगी, ये बात ध्यान में रखना। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्रांतिक कोण, तो हम ये बोलेंगे, समझना इस चीज को, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस लाइट का क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, x से कम होगा, x से कम होगा, उसका TIR होगा, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और x से ज्यादा होगा तो TIR नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। कि अगर किसी लाइट का क्रांतिक कोण जो है वो x से ज्यादा है तो TIR नहीं होगा, और अगर क्रांतिक कोण x से कम है तो हम बोलेंगे TIR होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको पहले देखना है पहले देखना, येलो का तो हो गया, पहले देखना है ब्लू और फिर देखना है रेड, या फिर पहले देख लो रेड का और फिर बाद में देख लो ब्लू का। अब मेरे को कैसे पता चले कि रेड कलर का क्रांतिक कोण कैसे आएगा, तो देखो अपवर्तनांक का एक रिलेशन जो है वो काशी फॉर्मूला से भी है, क्या भाई, A+B डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, आप सभी ने पढ़ रखा है, मैंने बताया भी है कि बुक्स में नहीं दिया हुआ, CBSE NCERT में जरूर है, ठीक, वैसे अदर स्टेट बुक में नहीं दिया हुआ होगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। रेड के लिए, रेड की बात कर रहा हूं, तो हमने बोला रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, अगर रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसके लिए अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, ठीक है। चलो, अगर अपवर्तनांक कम होगा तो फिर साइन IC का मान ज्यादा होगा, ठीक है, साइन IC ज्यादा होगा, और अगर साइन IC ज्यादा है तो इसका मतलब IC भी क्या होगा, ज्यादा। किससे ज्यादा, तो हम बोलेंगे IC का मान जो है वो ज्यादा है x से, किसके लिए, रेड के लिए। अगर ब्लू के लिए बात करते हैं, समझना अब इस चीज को, ब्लू के लिए देखो वेवलेंथ कम होती है, ब्लू कलर की आप सभी को पता है ना, ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या है, कम होती है, तो हमने लिखा वेवलेंथ जो है उसकी कम है, वेवलेंथ कम है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो उसके लिए साइन IC का मान कम होगा, तो साइन IC का मान कम है, और अगर साइन IC का मान कम है तो इसका मतलब IC का मान भी कम होगा। साइन में देखो कोण कम होता है तो साइन की वैल्यू भी कम होती है, ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है लेकिन साइन 90 का मान 1 होता है, तो एंगल बढ़ा तो साइन की वैल्यू भी बढ़ी, ठीक है। तो हम बोलते हैं अगर साइन IC कम है तो इसका मतलब कोण भी कम होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो कि ये ब्लू कलर ना, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान कम है, किससे, x से। तो हमने बोला कि ब्लू कलर के लिए क्रांतिक कोण IC का मान कम है x से, ठीक है। तो अब देखो हम बोलेंगे कि अगर क्रांतिक कोण का मान ज्यादा होगा x से, क्रांतिक कोण का मान ज्यादा होगा x से, तो TIR नहीं होगा, तो रेड कलर का TIR नहीं हुआ, TIR नहीं हो तो फिर वो अंदर नहीं गई, वो कहां जाएगी, कहां जाएगी बच्चों, एयर में जाएगी। जबकि ब्लू कलर का क्रांतिक कोण x से कम है, x से कम है तो इसका TIR होगा, और ब्लू वाली लाइट इधर चली जाएगी, ये रेड वाली लाइट तो एयर में, क्योंकि इसका तो पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, ये तो अंदर आएगी, ठीक है, और ये एयर में चली जाएगी। तो एयर में जाने वाली रे कौन सी है बच्चों, रेड ही है, ये ध्यान में रखना। और हमें ये पूछ रखा है कि देन द इमर्जेंट रे इन एयर, एयर में जाने वाली रे कौन सी होगी, आंसर है रेड।
अगर ये बोलता ना देन द इमर्जेंट रे इनटू ग्लास, तो हम बोलते ब्लू। ठीक है, ऑप्शन देखो सेकंड वन, ओनली रेड कलर का क्या होगा, TIR होगा। पता चला ये? अच्छा सवाल था ये। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सामने दिखाई दे रहा होगा आपको एक नया क्वेश्चन, ये अच्छा लगेगा आपको, उम्मीद करता हूं। आओ, ये उतार लिया होगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ना। क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो बच्चों। इंग्लिश के अंदर कोई टिपिकल नहीं है इंग्लिश, ये सिर्फ एक हवा है हमारे दिमाग का और कुछ नहीं। हमें सिर्फ वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता चुका हूं तो इजी होगा अब आपके लिए। देखिए, टू आइडेंटिकल इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, थिन लेंसेज ईच ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर made of material refractive index 1.5 are placed coaxially in contact as shown। देखिए इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो ऐसा बोल रहा है, दो कॉन्वेक्स लेंस है एक जैसे, कॉन्वेक्स का मतलब हो गया उत्तल लेंस, ठीक है, और इक्वी है, इसका मतलब उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों वक्रता त्रिज्या। तो जैसा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, वो बोल रहा है कि डायग्राम में दो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बना रखे हैं उसने, है ना, एक ऐसा इक्वी है और एक ऐसा है। अब मेरे से तो इतना सही बैठेगा नहीं। दोनों की फोकल लेंथ इक्वल है, कितनी, 20 सेंटीमीटर, दोनों की 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या हुआ, अगर इस भाग की वक्रता त्रिज्या x है तो इस भाग की भी वक्रता त्रिज्या x होगी। अगर इस भाग की वक्रता त्रिज्या x है तो इस भाग की भी वक्रता त्रिज्या x होगी, है ना। दोनों की वक्रता त्रिज्याएं क्यों है, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और इनका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों का म्यू इक्वल है, कितना, 1.5 दे रखा है आपको। चलिए, प्लेस्ड कोएक्सियली, एक ही एक्सिस के ऊपर है, समाक्षीय है। नाउ द स्पेस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में ये स्पेस दिख रहा है, स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब इनके बीच में ये जो स्पेस है, इसमें ऐसा आपको कोई लिक्विड दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, है ना। इस लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उतने जितना लेंस का है, मतलब मटेरियल तो दोनों का सेम ही है। चलिए, द इक्विवेलेंट पावर ऑफ दिस अरेंजमेंट विल बी, इस पूरे अरेंजमेंट की पावर मतलब शक्ति, लेंस शक्ति क्या होगी वो आपको पूछ रहा है और आपको ऑप्शन दिए हुए। देखिए थोड़ा समझते हैं, ये अगर ये दोनों ही लेंस होते यहाँ पे हवा होती तो फिर आप पावर को क्या लिखते हैं, P = P1 + P2, और ये निकलती कैसे, फोकल लेंथ से, 1/f = 1/f1 + 1/f2, यही लिखते हैं। F1 और F2 की 20-20 दे रखी है, काम हो जाता, सलट जाता। सवाल बहुत सिंपल था, लेकिन कहाँ अड़ंगा अटकाया, यहाँ एक अलग से माध्यम डाल दिया, ठीक है। अब अगर आप इस माध्यम को देखोगे तो ये भी एक प्रकार का पतला अवतल दर्पण है, सॉरी दर्पण नहीं, लेंस, पतला अवतल लेंस है ये, ठीक है। और अवतल लेंस भी कैसा, अपवर्तनांक 1.5 है ना, और इसकी वक्रता त्रिज्या भी x ही है। क्यों, क्योंकि ये इनकी वक्रताओं से बना हुआ है, तो इसकी इधर वाली x, इसकी भी इधर वाली x, तो इसकी भी दोनों वक्रता त्रिज्याएं एक्सेस है। तो वक्रता त्रिज्याएं समान है, अपवर्तनांक समान है, तो फोकस दूरी भी समान ही होगी भैया। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी क्या होती है, 1/f = μ(2)1 - 1 1/r1 - 1/r2, यही तो होती है। देखो माध्यम समान, R1 और R2 का मान समान, तो फिर तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी समान होगी। बस ये अवतल है इसलिए इसकी फोकल लेंथ, फोकस दूरी माइनस की होगी। तो जब मैं इस वाले माध्यम की बात करता हूं तो इसकी माइनस का 20 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो हमें ये पता चला कि एक लेंस ये बीच में, ये भी एक लेंस की बात ही व्यवहार करेगा, ये द्रव भी एक लेंस की बात ही व्यवहार करेगा, जिसकी फोकस दूरी कितनी है, माइनस का 20 सेंटीमीटर है, ध्यान में रखें। फिर वापस से एक और लेंस, उसकी भी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो तुल्य फोकस दूरी 3 लेंस हो गई, तो कितनी हो जाएगी, f3, ठीक। 1/f1 1/20, 1/f2 ये अवतल दर्पण वाला, ठीक है, माइनस का 1/20,
फोकस दूरी माइनस की रखेंगे। 1/f3 ये उत्तल दर्पण प्लस का 1/20 इज इक्वल्स टू क्या 1/f। खत्म, क्या बचा 1/20। ये फोकस दूरी आ गई 1/f, और 1/f ही पी होती है, लेकिन ये सेंटीमीटर में था बच्चों, हमें ये डायप्टर में चाहिए। डायप्टर क्या होता है, मीटर इनवर्स, 1/मीटर आता है, ये बात ध्यान में रखना। चलो तो इसको किस में कन्वर्ट करें, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग, 100 का भाग मतलब ऊपर 100 से गुणा, 20 में 100 का भाग मतलब ऊपर 100 से गुणा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस चीज़ को बच्चों, अगर मैं ये सेंटीमीटर में आता, यहाँ पे सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। मेरे को सेंटीमीटर इनवर्स नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मीटर इनवर्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसे 100 से गुणा करूँगा, और अब ये मीटर इनवर्स हो गया। मीटर इनवर्स मतलब डायप्टर, है ना। चलिए 5 आ गया क्या, तो P इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू 5 मीटर इनवर्स, या फिर मैं सही लिखूं तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 5 डायप्टर, ठीक है। प्लस का या माइनस का, प्लस का। देखिए आंसर दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन 5 डायप्टर। पता चला, इस तरीके से ये सवाल होगा। तो सवाल छोटा है, हमें पता है कैसे करना है, बस ये एक चीज समझने लायक थी कि ये किसकी भांति व्यवहार करेगा। ऐसा ही था बच्चों। तो 12th में आपने पढ़ रखा है, बस सवाल देखा हुआ होगा एग्जाम में इस तरीके का, तो आप आसानी से कर पाएंगे, इतनी मेरे को पूरी उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज हमने 5 सवाल किए, इसी तरीके से मैं 5-5 सवालों का ग्रुप बनाता जाऊंगा। हम लेंसेज के आगे, मैंने अभी तक दर्पण का सवाल नहीं करवाया या ग्लास स्लैब का सवाल नहीं करवाया, तो मैं दर्पण के और ग्लास स्लैब के सवाल भी आगे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो कि बहुत सिंपल होंगे। उस तरीके का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है, बस काम क्या करना था, हमें उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी, वो प्रैक्टिस हम कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपका साथ हमेशा जैसा मेरे साथ में चल रहा है वैसा ही बना रहेगा। आप इन वीडियोस को आगे तक शेयर करेंगे, इसी तरीके से आप पढ़ते रहें, इसी तरीके से मैं हमेशा पढ़ाता रहूँ, बस भगवान से यही दुआ कीजिएगा। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।